आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं हम एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है विशल ब्लोअर के बारे में। और जितने भी हमारे साथी है या हमसे जुड़े हुए हैं तो उनको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताया जाए ताकि कि इसका मतलब क्या होता है, सरकार क्या कर रही है और कौन से कानून को इसमें ऐड किया गया है। यानी इस इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और जैसा कि आपको टॉपिक ही पता होगा कि क्या सार्वजनिक करना जरूरी है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको विशल ब्लोअर के बारे में पता होना चाहिए कि रियल में विशल ब्लोअर होता क्या है। एक्चुअल में आपने देखा होगा कि कई बार हम कोई कंपनी में काम करते हैं या कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हैं। सपोज करिए कि वहाँ का जो अधिकारी है, ओके, जो वहाँ का अधिकारी है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, ओके, या भ्रष्टाचार कर रहा है किसी भी तरीके का। तो हम क्या करते हैं, जो उसकी सूचना होती है वो इकट्ठी करते हैं और सूचना इकट्ठी करके उसका जो कंसर्न ऑफिस होता है उसके अंदर बता बता दिया जाता है कि भाई ये जो अधिकारी है इस प्रकार से काम नहीं कर रहा है। अब जो ये कैंडिडेट है जिसने क्या किया, उस अधिकारी के भ्रष्टाचार के बारे में कहीं एक कार्यालय में जाके बताया, तो ये जो पर्सन होगा ये क्या बोले, इसको क्या कहा जाएगा, एक विशल ब्लोअर बोला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको विशल ब्लोअर के बारे में थोड़ा पता चला होगा। और माफ़ी चाहते हैं कि काफ़ी समय से अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं बनाई जा रही है, तो इसके पीछे भी थोड़ा सा रीज़न था। तो अब जो भी वीडियो होगी वो रेगुलर चलेगी और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक पे आने वाले टाइम में आप सबके लिए वीडियो बनाई जाएगी और एक नॉलेजेबल वीडियो रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम चलते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया कि विशल ब्लोअर कौन होता है, तो जो ये मैंने उठाया है यहाँ पे सीधा कंपनी अधिनियम 2013 उठाया है, क्योंकि वैसे सिंपल शब्दों में मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि विशल ब्लोअर होता कौन है। तो इनके हिसाब से विशल ब्लोइंग क्या होती है, एक ऐसी कार्रवाई होती है जिसका उद्देश्य क्या होता है, जिसका उद्देश्य होता है भाई किसी भी संगठन में, यानी कोई भी संगठन है जहाँ पे कोई पर्सन काम करे, अनैतिक प्रथाओं जैसा कि अनियमित लेखांकन, यानी अगर कोई भी चीज़ होती है उसको सही ढंग से ना लिखा जाना या उसको सही ढंग से नोट ना किया जाना के लिए हितधारकों का ध्यान आकर्षित करना। यानी जो भी ये अनियमित लेखांकन है उससे कंसर्न जो भी हितधारक है उनका मतलब जो भी है किस प्रकार से वो प्रभावित होंगे, तो उनका जो है ध्यान आकर्षित करना। तो केंद्रीय कानून के तहत यह लोक सेवकों के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार या शक्ति या सब विवेक के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने का एक तंत्र है। तो विशल ब्लोअर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। आपको यूं लगे कि भी हाँ जो भी ये अधिकारी है सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। जो गलत प्रथाओं को उजागर करता है, ये संगठन के भीतर या बाहर से हो सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलें तो कोई वर्तमान कर्मचारी हो सकता है, पहले का कोई कर्मचारी हो सकता है, कोई शेयर धारक हो सकता है, या भारी लेखा प्रशिक्षक या कुछ अधिवक्ता, कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको विशल ब्लोइंग का मतलब समझ आया होगा कि विशल ब्लोअर क्या होता है। विशल ब्लोअर वो होता है कि ऐसे कामों से जैसे काफ़ी जनता के जो भी हित होते हैं वो प्रभावित होते हैं और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है या सूचना आगे प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, विशल ब्लोअर कहते हैं, जो इस सूचना को आगे प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये हमारे पास में है तो इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना बना है, तो इसके ऊपर काफ़ी कानून भी बने हुए हैं। जैसे अब मैंने तो यहाँ पे दिखाया विशल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014। तो ये जो 2014 अधिनियम आया था ये क्या था, 2011 का संरक्षण अधिनियम था, उसके अंदर संशोधन करके लेकर आया गया। लेकिन अब यहाँ पे हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब ये सोचा गया कि हाँ इसको थोड़ा प्रभावी बनाया जाएगा और काफ़ी इफेक्टिव भी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मैं इसके अंदर जो जो मेन मेन चीज़ें हैं जो सरकार ने किया है, तो वो देखिए क्या है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार विशल ब्लोअर अब उन दस्तावेजों और सूचनाओं को मुहैया करवाने में सक्षम नहीं होंगे जिन्हें सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत संरक्षित किया गया। अब देखो, पहले तो क्या था कि काफ़ी जो चीज़ें होती हैं कि विशल ब्लोअर उन चीज़ों को बता सकता था, लेकिन अब सरकार ने एक कैप लगा दी है कि ऐसी चीज़ें जो किस में आती हैं, एक सरकारी अधिनियम है गोपनीयता अधिनियम 1923, इसके तहत आते हैं, तो विशल ब्लोअर जो है उसको क्या नहीं कर पाएगा, डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे रहने वाली है, तो मेन चीज़ क्या रहने वाली है कि हम इसको देख लेते हैं कि 1923 का अधिनियम क्या है। देखो है कुछ भी नहीं। जब ब्रिटिश टाइम था ना, जो भी ब्रिटिश टाइम था, तो उस टाइम का एक ये क्या है, एक अधिनियम था और कुछ भी नहीं है। कि जो सरकार, जो भारत सरकार के जासूसी की जाती थी ना, उसके खिलाफ ये चीज़ हमारे पास में बनाई गई थी।
लेकिन और उसमें क्या बोला गया था 1923 के कि जो भी सेंसिटिव खबरें होती थी या कोई भी सूचनाएं होती थी अगर आगे प्रदान की जाती थी तो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, उसको दंडनीय अपराध मानते थे। ओके, तो ये 1923 का अधिनियम था, काफ़ी पुराना अधिनियम है। लेकिन आज तक जो ये अधिनियम है ना, ये स्पष्ट ही नहीं करता, ये सही ढंग से बताता ही नहीं है कि जो हमारे पास में गुप्त दस्तावेज है वो होंगे क्या। तो यानी कहीं अगर इसके अंदर रखा है सरकार ने तो पता नहीं क्या सोच समझ के रखा है, क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट ही नहीं किया गया। आगे देखिए, जो विसल ब्लोअर होते हैं वो क्या करते हैं, देश की अखंडता संप्रभुता से जुड़े सूचनाओं को अब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो देखो ये चीज़ एक सही चीज़ है कि अगर कोई भी ऐसी सूचना जो हमारे देश की अखंडता को तोड़ती है, संप्रभुता को तोड़ती है, तो आई थिंक सो उस सूचना को डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किसी भी प्रकार की सूचना हो सकती है। उसके बाद में है जैसे कोई आर्मी से रिलेटेड सूचना है, सोचिए कोई आर्मी से रिलेटेड सूचना है, अगर कोई विसल ब्लोअर या गुप्तचर क्या करता है, उसको डिस्क्लोज कर देता है, और या कोई भी जो हमारा दुश्मन देश है और उसको क्या कर देता है, सेंड कर देता है, उसको भेज देता है, तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारे देश की संप्रभुता है उसके सामने दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो आर्मी का डाटा होगा वो हमारे दुश्मन देश के पास में पहुंच जाएगा, तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो काफ़ी जगह सही भी किया सरकार ने। विसल ब्लोअर द्वारा प्राप्त की गई सूचना सूचना के अधिकार के अंतर्गत हासिल की गई है। जैसे आज के टाइम में आरटीआई का बहुत ज़्यादा क्रेज चला हुआ है कि अगर कोई भी किसी को भी तंग करना है, आप क्या करो, आरटीआई लगा दो और उससे आरटीआई मांग लो। तो लगभग सभी यही हो रहा है आजकल। तो इसे निर्धारित करने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार को दिए गए हैं। यदि सरकार ये फैसला करती है कि सूचनाओं को कानून के संरक्षण से बाहर रखा जाएगा, यानी जो भी कानून है उसके संरक्षण से बाहर रखा जाएगा, जो सीवीसी है, ओके, कौन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी आगे जांच की अनुमति नहीं होगी उसके ऊपर। तो ये हमारे पास में क्या किए गए थे, कुछ एक जो मेन पॉइंट थे इसके अंदर शामिल किए गए थे, जो भी 2014 का ये कानून था। अब देखिए आगे, ऐसा नहीं है कि ये 2014 में ही आके रुक गया, इसको आगे भी क्या किया गया, बनाया गया। और देखो अब हम दोनों को ना अलग अलग कर लेते हैं। एक तो देखते हैं कि 2014 में क्या था और जो 2015 है उसमें क्या था। देखो भाई, 2014 वाला जो कानून था ना, उसी के अंदर थोड़ा सा काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने भी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे क्या है भारत की संप्रभुता, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी भारत की संप्रभुता से संबंधित होगी, अगर ये मान लो कोई उसकी सामरिक यानी जो भी आर्मी से संबंधित होगी, या उसकी कोई वैज्ञानिक खोज है, या कोई वैज्ञानिक खोज है, या आर्थिक हित है, तो और अपराध के लिए बढ़ावा मिलेगा, यानी कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे क्या मिलता है, अपराध को बढ़ावा मिलेगा उसको डिस्क्लोज करने पे। तो ऐसी चीज़ों को 2015 में ये बोला गया कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते विसल ब्लोअर के अंदर। मंत्रिपरिषद, ये तो हमें पता ही है कि जो मंत्रिपरिषद की चर्चाएं होती है उनको बिना मंत्रिपरिषद या सदन की अनुमति के आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उसके बाद में जिसके प्रकाशन की न्यायालय द्वारा मनाही होती है, यानी जो भी हमारे पास में हाई कोर्ट होते हैं या सुप्रीम कोर्ट होते हैं, अगर उनकी कोई कार्रवाई है और इनके द्वारा ये बोल दिया जाता है कि जो भी ये कार्रवाई हुई है इसको आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसको आप प्रकाशित नहीं कर सकते, अगर फिर भी ऐसा किया जाता है तो वो क्या मानी जाएगी, कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई भी की जाएगी। ओके, उसके बाद में है जो विधायिका है और जो विधायक होते हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, अगर उनका उल्लंघन किया जाता है, ठीक है जी, क्योंकि उनके विशेषाधिकार हैं तो उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता उसके अंदर, तो ये बोला गया है। उसके बाद में है कोई भी जो ये मान लीजिए कि हमारा जो देश है में काफ़ी विश्वसनीय पद है, अगर विश्वसनीय पद से संबंधित कोई भी सूचना अगर बाहर उजागर की जाती है, डिस्क्लोज की जाती है, तो इसको भी नहीं कर सकते। अगर हमें फ़ौरन से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है और जो फ़ौरन की इन्फॉर्मेशन है उसको भी आगे क्या नहीं किया जाएगा, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। किसी के लिए अगर देखो मैंने क्या कर दिया, एक ए पर्सन की सूचना मैंने डिस्क्लोज कर दी, लेकिन मेरे को पता है कि ये सूचना डिस्क्लोज करने पर जो काफ़ी लोग हैं वो प्रभावित होने वाले हैं और उन पे क्या पड़ेगा, गंभीर परिणाम बाहर निकल कर आएंगे, तो ऐसी सूचनाओं को भी आगे नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में कई बार ऐसी सूचनाएं भी उजागर कर दी जाती है कि किसी चीज़ की क्या चल रही होती है, जांच चल रही होती है, ओके, और वो वहाँ से क्या की जाती है, डिस्क्लोज कर दी जाती है या बता दी जाती है। तो बताने के बाद में क्या होती है, उस जांच को वो प्रभावित करते हैं, तो किसी चीज़ की जांच में बाधा बनने की आशंका होती है तो उस सूचना को भी क्या है, डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। उसके बाद में है जैसे कोई निजी मामला, अब किसी भी पर्सन की जो निजी
चीज़ है, निजी मामले से संबंधित जो सूचनाएं होती है उनको भी क्या नहीं किया जाएगा, इसके अंदर उजागर नहीं किया जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे ढंग से इसको बताया गया है और कौन सा ऐसा है जिसको नहीं बताया गया। भाई आप शामिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या बोला गया है, जैसे अभी मैंने बताया कि जो 1923 के अधिनियम के तहत कोई भी चीज़ आती है, 1923 के नियम के तहत कोई भी चीज़ आती है, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, उजागर नहीं कर सकते। तो इसको भी यहाँ पर क्या लिखा गया कि आप उसको उजागर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो 2014 का मामला था ना, मना होने के बावजूद भी उसका खुलासा किया जा सकता था। 2014 में क्या था कि भाई कोई भी चीज़ जो मना की गई है उसका भी खुलासा किया जा सकता था, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया कि खुलासा नहीं कर सकते। जैसे इसमें क्या था, इसमें हमें ये बोला गया कि जैसे जो 1923 का था कि किसी भी सूचना को दस्तावेज और प्रसारित करने से रोकता है अगर वह राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन करती है। भाई इस नाम पे कर सकते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन ना करती हो, तो बाकी जो है वो डिस्क्लोज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या किया गया, जो जो चीज़ें इसके अंदर आती है उसको मना नहीं किया जाएगा और आप उसको सही ढंग से आगे बता नहीं पाएंगे। ठीक है जी, इस चीज़ को बोला गया है। अब हम देखते हैं कि जो विश्व ब्लोर संरक्षण अधिनियम है, वो जो अधिनियम है लाया क्यों गया है, मेन रीजन क्या है उसको लाने का। देखो मेन रीजन तो ये है कि विश्व ब्लोर, अब आपको मतलब पता चलेगा कि विश्व ब्लोर होता क्या है, कि जो देश हित के लिए या समाज हित के लिए कई भी जो भी भ्रष्टाचार होता है उसको उजागर करने का काम करता है। तो इससे होगा क्या, देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर ये मान के चलो कहीं पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि देख सकते हैं आप कितने हमारे बीच में घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, जैसे 2G घोटाला, कोयला घोटाला, तो इस टाइप के जो घोटाले होते हैं और स्पेक्ट्रम घोटाला, तो उसमें क्या होता है कि देखो जो पैसा लगता है वो तो आम जनता का लगता है ना, तो प्रभावित कौन होती है, तो आम जनता होती है। तो उद्देश्य क्या है, ताकि आम जनता के हितों की रक्षा की जा सके। अब कोई भी ऐसा बंदा हो जो उसको डिस्क्लोज करेगा तो उद्देश्य क्या है, उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, यानी उसको कहीं बार बार धमकाया नहीं जाना चाहिए और जीवन के खतरे से बचाना। आगे देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज स्थापित करना, भ्रष्ट अधिकारियों को दायित्वपूर्ण बनाना। क्यों, क्योंकि जब उनको डर होगा कि सरकार क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगी, विश्ल ब्लोर के जो विश्ल ब्लोर है ना उससे संबंधित कानून अच्छे बनाए गए हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है, तो कोई भी अधिकारी जो होगा भ्रष्टाचार करते टाइम सोचेगा कि भी कहीं कोई ऐसा विशल ब्लोर ना निकल कर आ जाए कि आने वाले टाइम में उसको दिक्कत हो। तो आम जनता को जागरूक करना और अधिकारियों से और आम जनता को जागरूक करना और साथ में क्या करना, उसके अधिकारों से अवगत करवाना। तो ये हमारे जो है विशल ब्लोर के उद्देश्य हैं। लेकिन उद्देश्यों के साथ में ये तो नहीं है ना कि उद्देश्य डिसाइड कर दिए, लेकिन हमें ये भी तो पता हुआ ना कि इसकी लिमिटेशन क्या है। भी आपने कानून तो बना दिए, लेकिन कानून के साथ साथ में उसकी लिमिटेशन क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी तक विश्व ब्लोर संरक्षण अधिनियम 2014 को क्रियान्वित नहीं किया जा सका है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। 2015 का संशोधन विधेयक भ्रष्टाचार के साथ साथ विश्व ब्लोर की सुरक्षा पर चुप हो जाता है और बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं रखता, यानी ये नहीं बताता कि चलो आप डिस्क्लोज कर दो, लेकिन डिस्क्लोज करने के बाद में जो पर्सन है, ये विश्व ब्लोर है, इसके साथ में क्या होगा, क्या पता उसको पुलिस के द्वारा धमकाया जाए, क्या पता इसकी फैमिली को तंग किया जाए, क्या पता जो इसकी जॉब है उसको जॉब से निकाल दिया जाए। तो जो विसल ब्लोर है उसको किसी प्रकार से डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे एक क्या था, नाम भूल गया मैं, कि प्रशांत भूषण जी ने क्या दिया गया, हमारे पास में एक 2G घोटाला था। तो 2G घोटाला के अंदर जो CBI प्रमुख थे ना, CBI प्रमुख थे रंजीत सिन्हा जी, तो इनको उसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया। ओके, इनकी जांच का जिम्मा सौंपा गया। तो उस समय जो मशहूर वकील थे, उनका नाम था प्रशांत भूषण जी। तो प्रशांत भूषण जी ने क्या किया, इनसे डिमांड क्या की कि भाई आपके यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं और या गए हैं, तो आप मेरे को क्या करो, उनकी एक लिस्ट जारी करो। और क्योंकि जो मैंने कानूनी कार्रवाई करनी है या अपना बचाव पक्ष रखना है, तो वो इसके बिना अधूरी है। लेकिन रंजीत सिन्हा ने इस चीज़ को देने से मना कर दिया कि इसके अंदर देखो, अब रंजीत सिन्हा जी उसकी जांच कर रहे हैं, तो उनके घर पे क्या आएंगे, बहुत से लोग आएंगे और ऐसे भी लोग हो सकते हैं, क्या पता जो सेंसिटिव उनको बता कर जाएं। और अगर आगे चलो मान लिया कि जो वकील है प्रशांत भूषण जी, वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन क्या पता आगे लीक हो जाए, बात लीक हो जाए तो जो विसल ब्लोर है उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
तो ये स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं रखता है। 2014 के अधिनियम में विशल ब्लोअर के साथ होने वाले अत्याचारों को परिभाषित नहीं किया गया है कि भाई अत्याचार कैसे होते हैं। देखो भाई, लोग यूँ कहते हैं कि किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होता। देखो भाई, सबसे जो ज़्यादा अत्याचार होता है ना, वो अधिकारी वर्ग ही उनका अत्याचार करने लग जाते हैं कि भाई आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। उनको मेंटली टॉर्चर करने लग जाते हैं, उनको सामाजिक रूप से टॉर्चर करने लग जाते हैं, समाज से अलग रखना शुरू कर देते हैं। देखो भाई, उसने तो एक अच्छा काम किया ना कि भ्रष्टाचार को उजागर किया है, बल्कि उनको तो क्या करना चाहिए, सेफ जोन में रखना चाहिए, उसको अच्छा फील करवाना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, लोगों के सामने एक अच्छे नागरिक के रूप में पेश करना चाहिए कि भाई जैसे इन्होंने किया आप भी करिए, तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में अधिनियम की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये जो निजी एरिया होता है ना, इसमें विशल ब्लोइंग को प्रोटेक्ट नहीं करता है। कि अगर हम जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की किसी चीज़ को आगे बताते हैं, विशल ब्लोइंग करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अपनी जॉब से हाथ भी धोना पड़ सकता है। सरकार की इसमें कोई जवाबदेही नहीं है। उसके बाद में मुखबिरों के प्रोत्साहन को कोई प्रावधान नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि जो मुखबिर है वो बेचारा क्या करता है, अपनी जान को हथेली पर रखने के बाद में आगे क्या करेगा, विशल ब्लोइंग करेगा और सूचना इकट्ठी करेगा, सरकार को देगा जाके। लेकिन सरकार क्या करती है, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें ये सूचनाएं दी, हम कार्रवाई करेंगे। अब जिसकी सूचना दी है वो एक बहुत बड़ा अधिकारी हो सकता है, बहुत बड़ा नेता हो सकता है, बहुत एक अच्छी खासी कंपनी का अमीर आदमी हो सकता है। तो सरकार, जरूरी नहीं है कि सरकार कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सब कुछ पॉसिबल है। अगर कुछ ऐसा हो जाए तो ये मुखबिर कहाँ जाएगा। तो प्रोत्साहन होना चाहिए किसी ना किसी चीज़ का। क्यों? क्योंकि अगर प्रोत्साहन होगा तो एक डायलेमा जुड़ जाता है कि भाई ऐसा काम करने से हमें क्या मिलेगा, एक अच्छी राशि मिलती है, या हमारे समाज में हमारे नाम होती है, इज्जत होती है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। और जो ये कानून बनाया गया है ना, ये अमेरिका की तरह प्रभावी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो एक अलग से यूनिट काम करती है और जो इन घटनाओं का अलग से निपटारा करती है, और उनके सिवा उसकी जो सूचनाएं होती है वो कहीं भी नहीं जाती है। अब जो, जैसे सपोज करिए किसी पर्सन ने विशल ब्लोइंग की और आगे जानकारी दी, अब उसके सामने समस्या क्या आएगी। देखो, अब जिसके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया, सूचनाएं दी, वो क्या करेगा, आने वाले टाइम में कहेगा भाई कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। तो क्या होगा, प्रतिशोध की जोखिम होता है। प्रतिशोध क्या हो सकता है, उससे उसकी जॉब छीन लेगा, ठीक है जी, उसके परिवार को तंग करने लग जाएगा, और या फिर उसको समाज में किसी भी प्रकार का मतलब शोषण करने लग जाएगा। एक देखो भावनात्मक संकट पैदा हो जाता है। भावनात्मक संकट क्या होगा कि उनको ये लगने लग जाएगा भाई मैंने काम तो कर दिया, क्या मेरा परिवार सेफ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भावनात्मक रूप से उसको प्रभावित करेगी। रोजगार संबंधी संकट, जीवन का खतरा होगा। अब देखो, जीवन का खतरा तो काफ़ी हमारे विशल ब्लो रहे हैं, जैसे सत्येंद्र नाथ दुबे, एस मंजुनाथ, अमित जैथुआ, सहला मसूद। तो ये जो कुछ विशल ब्लोअर थे, इनको क्या करना पड़ा, विशल ब्लोइंग के कारण अपनी जान तक गंवानी पड़ी। तो क्या होगा, तो एक भावनात्मक संकट सबके सामने आ जाता है कि भाई जैसा इनके साथ में हुआ, अगर मेरे साथ में हो गया तो मेरा परिवार कौन संभालेगा, तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो ये जो चीज़ें हैं सरकार को देखनी चाहिए, और सरकार को सोचना चाहिए हमें क्या करना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर। तो देखो, सरकार कर क्या सकती है, आगे की राह क्या हो सकती है। देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, सरकार इसको अधिनियम को ठीक ढंग से परिभाषित करें कि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को खत्म किया जा सके। भाई बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर कट बताओ कि आप विशल ब्लोअर के लिए क्या कर रहे हैं, अगर क्या आप इसकी सूचना को डिस्क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे। चलो, आपने 1923 का मामला दे दिया, बहुत अच्छी चीज़ है कि उसके अंदर देश की अखंडता संपूर्णता से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, जो भी सेंसिटिव न्यूज हैं, वो नहीं की जा सकती। उसके अलावा आप क्या करेंगे। अब क्या करना है, निजी और कॉर्पोरेट एरिया को भी क्या करें, इसमें आप जोड़िए। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो यहीं पे होता है। कि जैसे अब हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है कि जो ठेका प्रथा है, ठेका प्रथा खत्म कर रही है, और एक नया विभाग का गठन किया जिसका नाम है HKRN। ओके, अब इसके तहत क्या है, कर्मचारियों को जोड़ा जा रहा है। अब कर्मचारियों को जोड़ा जा रहा है। पहले ठेका प्रथा में क्या होता था कि जो ठेकेदार था आगे से 10,000 रुपये लेता, ओके, मजदूर से बिना कोई टाइम लिमिट के काम करवाता। अब वो ठेकेदार पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना देगा, भाई 6,000 देगा, 7,000 देगा, 8,000 देगा, समथिंग आज कुछ भी दे सकता था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उसको EPF नहीं मिलता था, और जैसी ये जो भी हमारे सामने ESI जैसी ये सुविधाएं होती है, ये नहीं मिलती थी। तो अब सरकार क्या कर रही है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, इसको जोड़ना चाहिए, एक उचित निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि जैसे USA, तो USA की तरह एक अलग से यूनिट ही बना दी जानी चाहिए। आगे मुखबिरों की सुरक्षा के संबंध में एक राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देखो, सब कुछ है हमारे यहाँ पे, सब कुछ है, लेकिन कोई भी ऐसा कानून जो क्या करेगा,
सरकार के खिलाफ जा सकता है, नेताओं के खिलाफ जा सकता है, तो वहां पे जो राजनेता होता है कभी भी अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति जाहिर ही नहीं करते। ओके, राजनीतिक इच्छा शक्ति जाहिर नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं कि जैसे अब ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओके, राजनेता कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट है उस पर दबाव आता है। तो चलो बात मान ली भाई कि गवर्नमेंट पे दबाव आता है, कई कर्मचारी, कई विभाग ऐसे होते हैं कि जिनकी सही टाइम पे पेंशन भी नहीं दी जाती है। पेंशन क्यों नहीं दी जाती है? ये बोला जाता है कि भाई सरकार के पास में बजट ही नहीं है, सरकार के पास में पैसा ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है कि एक विधायक अगर 5 दिन के लिए भी क्या बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो उसको आजीवन क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी उसको। ठीक है, अब एक विधायक 2 बार बन जाए, 3 बार बन जाए, 4 बार बन जाए, तो उसको उतनी ही पेंशन दी जाएगी। तो उस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति काम आती नहीं है। क्यों? क्योंकि देखनी चाहिए ना कि रियल में जैसे आप इन लोगों को 5-5 क्या कर सकते हैं, आगे प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनकी पेंशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो ओपीएस क्यों नहीं दे सकते? तो ये भी जो चीज़ है ये हमारे काफ़ी प्रभावित करती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बहुत अच्छा कानून बन सकता है। उसके बाद में मुखबिरों के परिवारों को उचित सुरक्षा दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी भावनात्मक संकट पैदा होता है ना, वो इसी के कारण पैदा होता है कि अगर परिवार हमारा प्रोटेक्ट रहेगा तो कोई भी पर्सन जो होगा भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाओं को क्या कर पाएगा? उजागर कर पाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जो आज की डिस्कशन है उसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।